जून 1787 में थॉमस जेफरसन ने पेरिस से एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अपनी बेटियों से फ्रांस में उनके साथ शामिल होने का अनुरोध किया। कुछ ही समय बाद वे वहां पहुंचीं। उनके साथ एक गुलाम किशोरी लड़की सैली हेमिंग्स भी थी। अगले 20 वर्षों में उन्होंने 6 बच्चे पैदा किए जिन्हें जेफरसन की संतान माना जाता है, और वे अमेरिकी इतिहास के सबसे विस्फोटक विवादों में से एक के केंद्र में रहने वाली महिला बन गईं। लेकिन सैली हेमिंग्स कौन थी? उनके और संस्थापक पिता के बीच असल में क्या हुआ था? सैली हेमिंग्स का जन्म कब हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। 18वीं सदी तक जन्मतिथि जानने के लिए रिकॉर्ड्स जैसे बपतिस्मा रिकॉर्ड्स बढ़ गए थे, लेकिन ये मुख्यतः स्वतंत्र अमेरिकियों पर लागू होते थे। हम निश्चित नहीं कह सकते कि गुलाम लोग कब पैदा हुए, लेकिन सैली हेमिंग्स का जन्म आमतौर पर 1773 में वर्जीनिया कॉलोनी के चार्ल्स सिटी काउंटी में माना जाता है। संदर्भ के लिए, इस समय थॉमस जेफरसन 30 साल के थे, जबकि बोस्टन टी पार्टी, जो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की ओर जाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी, दिसंबर 1773 में हुई थी। सैली का बचपन युद्ध के माहौल में बीता। हालांकि उनके शुरुआती साल 1780 और 1790 के दशक में ज्यादा शांतिपूर्ण रहे होंगे। सैली की मां एलिजाबेथ हेमिंग्स थीं, जो वर्जीनिया के प्लांटेशन मालिक जॉन वेल्स की गुलाम थीं। ऐसा माना जाता है कि एलिजाबेथ का जन्म पश्चिम अफ्रीका की एक महिला और एक गोरे बागान मालिक पिता से हुआ था। उसके अपने मालिक वेल्स से 6 बच्चे थे, जिनमें से एक सैली थी। इसका मतलब है कि अपनी मां और नानी की ओर से सैली पश्चिम अफ्रीकी वंश की थी, लेकिन उसके चारों दादा दादी और नाना नानी में से 3 श्वेत यूरोपीय वंश के थे। उस समय की नस्लीय श्रेणियों के अनुसार उसे क्वाड्रून माना जाता था। समकालीन विवरणों में उसे सुंदर और बहुत गोरी त्वचा वाली बताया गया है, जो उसके यूरोपीय वंश को दर्शाता है। सैली ने अपने पिता को कभी नहीं जाना, भले ही उनका रिश्ता कितना भी अजीब रहा हो। मई 1773 में जॉन वेल्स का निधन हो गया। इस तरह वे सैली से पहले ही जा चुके होंगे। उनके निधन पर जॉन ने काफी कर्ज छोड़ा था, जिससे उनकी अधिकतर संपत्ति लेनदारों को चुकाने के लिए जल्द बेच दी गई। जायदाद निपटारे में वेल्स के दामाद ने एलिजाबेथ हेमिंग्स और वेल्स के 6 बच्चों को अपने पास रख लिया। ये कोई और नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भविष्य के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन थे। 1770 में उन्होंने वेल्स की बेटी मार्था से प्रेमालाप शुरू किया था और दोनों ने आखिरकार 1772 में शादी कर ली थी। उस समय जेफरसन वर्जीनिया के वकील और प्लांटेशन मालिक थे, लेकिन तब वे युवा थे और अभी राष्ट्रीय हस्ती नहीं बने थे, जो बाद में ब्रिटेन के साथ युद्ध के बाद बने। फिर भी ये दिखने में मामूली पारिवारिक संबंध उस रिश्ते की शुरुआत थी जो आगे चलकर अमेरिकी इतिहास की सबसे विवादास्पद और चर्चित कहानियों में से एक बन गया। सैली हेमिंग्स और उनकी मां तथा भाई बहन जब जेफरसन के स्वामित्व में आए, तब उन्होंने वर्जीनिया के एल्बेमार्ले काउंटी में अपना प्रसिद्ध मॉन्टिसेलो एस्टेट अभी-अभी बनवाया था। सैली ने यहां ज्यादातर बचपन बिताया। जेफरसन और उनकी पत्नी मार्था वेल्स एक दूसरे के बहुत करीब थे और संगीत, साहित्य, घुड़सवारी जैसी रुचियां साझा करते थे। उनके 6 बच्चे हुए, लेकिन दुखद रूप से उनके अधिकांश बच्चे शैशवावस्था में ही चल बसे। उनके केवल 2 बच्चे, मार्था और मैरी, जिनमें मैरी को पॉली के नाम से जाना जाता था, ही वयस्क अवस्था तक जीवित रहे। सैली की युवावस्था के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, लेकिन स्पष्ट है कि वह और उसके भाई बहन मॉन्टिसेलो में गुलामों में सबसे ऊंची सामाजिक श्रेणी में थे, क्योंकि वे मार्था वेल्स के सौतेले भाई बहन थे। इसी कारण सैली और उनके भाई बहन मॉन्टिसेलो के घर में काम करते थे और वो मार्था और पॉली के साथ बड़ी हुईं, क्योंकि उनकी उम्र भी लगभग समान थी। फिर भी वर्जीनिया के बाहर की घटनाओं का प्लांटेशन जीवन पर प्रभाव बढ़ रहा था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 में शुरू हुआ। एक साल बाद थॉमस जेफरसन ने फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के लिए स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार कर प्रमुख भूमिका निभाई। 1779 में जेफरसन का उत्थान तब जारी रहा जब उन्हें वर्जीनिया का गवर्नर चुना गया। क्रांति के सबसे कठिन वर्षों में राज्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जेफरसन को सौंपी गई थी।
उन्होंने वर्जीनिया के कानूनों और संस्थाओं को नया रूप देने की कोशिश करते हुए भी ब्रिटिश आक्रमणों का सामना किया। 1780 के शुरुआती वर्षों तक मार्था कई बार गर्भवती होने और एक बार चेचक के कारण बीमार और कमजोर हो गई थीं। कहा जाता है कि थॉमस मार्था की खराब सेहत और दर्द से बहुत दुखी और परेशान थे। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती रही और 6 सितंबर 1782 को 33 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले मार्था ने जेफरसन से दोबारा शादी न करने का वादा लिया। यह अनुरोध शायद सौतेली माताओं के साथ उनके अपने दुखद अनुभवों और बेटियों को वही भाग्य न झेलने देने की चाह से प्रेरित था। जेफरसन उनकी मौत से बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी इच्छा का सम्मान किया, कभी दोबारा शादी नहीं की या कम से कम नाम के लिए तो नहीं की। 1784 में क्रांतिकारी युद्ध के अंत के बाद जेफरसन को फ्रांस में अमेरिकी मंत्री नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्थान लिया। 3 साल बाद उन्होंने बेटियों को पेरिस बुलाया। 1787 की गर्मियों में वे सैली हेमिंग्स और उसके बड़े भाई जेम्स के साथ पेरिस पहुंचे। फ्रांस के मुख्य भूभाग में दास्ता मान्य नहीं थी और सैली फ्रांसीसी कानून के तहत अपनी आजादी का दावा कर सकती थी। फिर भी वो जेफरसन के घर में रहकर उनकी बेटी मार्था की निजी परिचारिका बनी रही। पेरिस में रहते हुए संभव है कि वह मार्था के साथ औपचारिक सामाजिक आयोजनों में जाती रही हों और फ्रेंच भी सीख रही थीं। हालांकि हमें यह निश्चित रूप से नहीं पता कि वह कहाँ रहती थीं। संभव है कि वो जेफरसन के निवास होटल दे लनियाक या अब्बे दे पोंफेर्मे में रही हों, जहां मार्था और पॉली की शिक्षा हुई थी। पेरिस में परिवार के बिताए वर्षों के दौरान फ्रांसीसी राजशाही के संध्याकाल और साजिशों के बीच आमतौर पर माना जाता है कि जेफरसन और सैली के संबंध की शुरुआत हुई। उस समय सैली की उम्र लगभग 15 साल रही होगी, जबकि जेफरसन अपनी 40 की उम्र के मध्य में थे। उनके रिश्ते की सही प्रकृति आज भी बहस का विषय बनी हुई है। फ्रांस में सैली की कानूनी स्थिति वर्जीनिया से अलग थी, फिर भी दोनों के बीच शक्ति का असंतुलन गहरा था। जेफरसन 40 के दशक में अमीर राजनयिक थे, जबकि सैली उनके घर में गुलाम किशोरी थी। इसी वजह से सैली के पास इस रिश्ते में अधिकार नहीं था और वो स्वतंत्र सहमति नहीं दे सकती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि समय के साथ उनमें स्नेह आया होगा, मगर उनकी भावनाओं की असली प्रकृति स्पष्ट नहीं हो सकती। सच्चाई कुछ भी हो, वे दोनों 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने तक फ्रांस में रहे। तब तक सैली की उम्र लगभग 16 साल थी। जब जेफरसन फ्रांस छोड़ने की योजना बना रहे थे, सैली दोराहे पर थी। एक रास्ता यूरोप में आजादी की ओर जाता था, दूसरा रास्ता अटलांटिक पार वापस गुलामी की जिंदगी की ओर ले जाता था। फिर भी फ्रांस घर से बहुत दूर था। उसकी मां, भाई बहन और पूरा परिवार मोंटिसेलो में था और ये रिश्ते उसके फैसले पर बहुत भारी पड़े। उसके बेटे मैडिसन हेमिंग्स की बात की यादों के अनुसार सैली तभी लौटी जब जेफरसन ने वादा किया कि उनके बच्चों को भविष्य में आजाद किया जाएगा। ये फैसला उसकी और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को आकार देने वाला था। सैली का थॉमस के साथ रिश्ता बेहद विवादास्पद था और इस पर 200 सालों से बहस होती रही है। 2 सदियों से लेख और किताबें प्रकाशित होती रही हैं, जिन्होंने इस तथ्य को नकारने की कोशिश की कि जेफरसन का सैली के साथ रिश्ता था। इसी वजह से यह जेफरसन हेमिंग्स विवाद के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में और 20वीं सदी के काफी समय तक अधिकांश इतिहासकारों ने या तो इस विचार को नजरअंदाज किया या चुनौती दी कि जेफरसन ने अपनी एक गुलाम के साथ अलग परिवार बसाया था। इस समय अमीर दक्षिणी गुलाम मालिकों का अपनी गुलाम महिलाओं से बच्चे होना आम था, लेकिन जेफरसन ने सैली के साथ अपना रिश्ता अपेक्षाकृत खुले तौर पर निभाया, जो असामान्य था। यह रिश्ता 23 सालों तक चला। अमेरिका लौटने के बाद माना जाता है कि सैली ने जेफरसन से 6 बच्चों को जन्म दिया। पहली संतान, एक बेटी जिसका नाम हैरियट था, 1795 में पैदा हुई थी। वो 2 साल बाद दिसंबर 1797 में चल बसी। एक और बेटी जिसका नाम संभवतः थिया था, शैशवावस्था में ही चल बसी। जो 4 बच्चे शैशवावस्था से आगे तक जीवित रहे, उनमें से 3 बेटे थे। विलियम बेवरली का जन्म 1798 में, जेम्स मैडिसन का 1805 में, एस्टन का 1808 में और बेटी हैरियट का जन्म 1801 में हुआ था।
उन्होंने अपनी पहली मृत बेटी का नाम फिर से रखा। इस प्रकार सैली के थॉमस के साथ कथित 3 बच्चों का जन्म तब हुआ जब वे 1801 से 1809 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे थे। जेफरसन की राष्ट्रपति पद की अवधि के दौरान ही उनके संबंधों के पहले आरोप सामने आए थे। 1790 के दशक से अफवाहें चल रही थीं, लेकिन 1802 में पत्रकार जेम्स टी कैलेंडर, जो पहले सहयोगी थे और बाद में राजनीतिक दुश्मन बन गए, ने दावा किया कि जेफरसन ने अपनी एक गुलाम को अपनी उपपत्नी के रूप में रखा था और उससे कई बच्चों के पिता बने थे। ये कहानी जल्दी ही अखबारों में फैल गई और जेफरसन के आलोचकों का पसंदीदा आरोप बन गई। जेफरसन ने इन आरोपों पर कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, जबकि उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने इन आरोपों पर बात की थी। 1850 के दशक में उनके सबसे बड़े पोते थॉमस जेफरसन रैंडोल्फ ने दावा किया कि सैली के बच्चों के पिता जेफरसन नहीं, बल्कि उनके भतीजे पीटर कैर थे। फिर भी आज बहुत सारे दस्तावेजी सबूतों और 1998 में सैली के वंशजों द्वारा कराए गए डीएनए अध्ययनों से इसमें बहुत कम संदेह रह गया है कि थॉमस ही सैली के बच्चों के पिता थे। सैली के बच्चों को लेकर एक और अनोखी बात उनके फार्म बुक से पता चलती है, जो थॉमस के पिता होने का विचार मजबूत करती है। ये एक खाता बही थी जिसे वो वर्जीनिया में अपने प्लांटेशन पर अपने व्यापारिक मामलों के बारे में रखता था। वो यहाँ अपनी जायदाद पर गुलामों के जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखता था। महत्वपूर्ण ये था कि वह गुलाम महिलाओं से जन्मे बच्चों के पिता का उल्लेख करता था, पर ये विवरण उन बच्चों के रिकॉर्ड में नहीं थे जिनका वह लगभग निश्चित रूप से सैली के साथ पिता बना था। काफी सबूत होने के बाद भी कि थॉमस सैली के 6 बच्चों का पिता था, यह सिद्धांत 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं हुआ। 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान राष्ट्रपति इतिहास और इस पहलू पर अधिक चर्चा और लेखन हुआ। फिर भी कुछ आलोचक अब भी जेफरसन की पितृत्व पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि डीएनए परीक्षण जेफरसन के पुरुष वंश को पहचान सकता है, लेकिन व्यक्तिगत जेफरसन पुरुषों में फर्क नहीं कर सकता। इसलिए कुछ लोग जेफरसन के छोटे भाई रैंडोल्फ जैसे अन्य उम्मीदवारों का सुझाव देते हैं। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि सैली हेमिंग्स के अन्य पुरुषों से भी संबंध हो सकते थे। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि दस्तावेजी और आनुवंशिक साक्ष्य से इस बात का प्रबल समर्थन मिलता है कि जेफरसन सैली हेमिंग्स के बच्चों के पिता थे, हालांकि पूरी तरह निश्चित नहीं कहा जा सकता। सैली हेमिंग्स की कहानी अमेरिकी राष्ट्रपति इतिहास में शायद अनोखी ना हो। अनुमान है कि 4-5 अन्य राष्ट्रपतियों ने भी अपनी दास महिलाओं से बच्चे पैदा किए थे। उदाहरण के लिए, मृत्यु से पहले 1841 में केवल 1 महीने तक राष्ट्रपति रहे विलियम हेनरी हैरिसन ने संभवतः डेलिसिया नामक दास महिला से कई बच्चों के पिता बने थे। हालांकि इन अन्य राष्ट्रपतियों से पैदा हुए बच्चों की पुष्टि नहीं हो सकी है। जेफरसन असामान्य थे क्योंकि सैली के साथ उनका रिश्ता दशकों तक चला और इससे 6 बच्चों का जन्म हुआ, और मॉन्टिसेलो में उनके साथ बिताए गए जीवन उतने ही रोमांचक साबित होंगे जितना कि उनके चारों ओर फैला विवाद। 1790 के दशक में मॉन्टिसेलो स्थित जेफरसन के प्लांटेशन में सैली का जीवन अधिकतर गुलामों से अलग था। 2017 के एक अध्ययन के अनुसार वो हवेली में थॉमस के कमरे के बगल वाले कमरे में रहती थीं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और थॉमस की मानो पत्नी बन गईं, जिन्होंने भी दोबारा शादी नहीं की थी। हेमिंग्स के बच्चे घर के अंदर और आसपास रहते थे और मॉन्टिसेलो में ज्यादातर गुलामों से अलग रखा जाता था, ठीक वैसे ही जैसे दशकों पहले जब सैली बड़ी हो रही थीं, सैली और उनके हेमिंग्स भाई बहनों के साथ होता था। 1797 और 1809 के बीच थॉमस और सैली के बीच संबंध कभी-कभी ही होते थे। उन्होंने 1797 से 1801 के बीच उपराष्ट्रपति के रूप में और फिर 1801 से 1809 के बीच अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। थॉमस ने मॉन्टिसेलो में सैली से संबंध छुपाने की खास कोशिश नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि इसके खुलासे की भी एक सीमा है। जब वो वॉशिंगटन में थे, वो वर्जीनिया में रहीं, और कोई सबूत नहीं है कि राष्ट्रपति रहते वो व्हाइट हाउस गई हों। कार्यकाल के बाद जेफरसन मॉन्टिसेलो लौटे ताकि वे अपनी बाकी जिंदगी किताबों, वास्तुकला, विज्ञान और प्लांटेशन जीवन की सुख सुविधाओं के बीच बिता सकें। हालांकि सैली और उसके बच्चों के लिए भविष्य
कहीं ज्यादा अनिश्चित था। वर्जीनिया का कानून गुलामों को उसी तरह शादी करने की अनुमति नहीं देता था जैसे कि आजाद लोग शादी कर सकते थे। यह बात सही है कि कई गुलाम जोड़ों ने स्थायी अनौपचारिक वैवाहिक संबंध बनाए थे। ये सैली हेमिंग्स पर लागू नहीं होता था, और जो छवि हमें मिलती है वो ये है कि उन्हें कई वर्षों तक जेफरसन की उपपत्नी या छद्म पत्नी के रूप में देखा जाता था। वह मुख्य घर में और उसके आसपास रहती रहीं, उस प्लांटेशन स्टेट में जहां सैकड़ों गुलाम लोग अन्य बाहरी घरों और गुलाम क्वार्टरों में रहते थे। थॉमस उस समय के मानकों के अनुसार बहुत बुजुर्ग हुए और 1826 में 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु तक वे सैद्धांतिक रूप से गुलाम ही रहीं। उन्होंने सैली को कभी आजाद नहीं किया, लेकिन अपनी अंतिम वसीयत में उसके कुछ बच्चों को मुक्त कर दिया। राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सफलता और अपनी विशाल विरासत के बावजूद जेफरसन एक बहुत खराब व्यापारी थे और दिवालिया होकर मरे। मार्था जेफरसन ने उनके कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेच दिया। इसका मतलब था थॉमस के अधिकतर गुलामों की नीलामी हुई, लेकिन सैली उनमें नहीं थी। मार्था, जो सैली की सौतेली भतीजी भी थी, ने उसे इसके बाद मूल रूप से एक स्वतंत्र महिला की तरह रहने की अनुमति दे दी। उसने चार्लोट्सविल में अपने 2 बेटों और परिवारों के साथ अंतिम साल बिताए। वह उनकी मृत्यु 1835 में लगभग 62 वर्ष की आयु में हुई थी। जैसा बताया गया, सैली के 2 बच्चों का बचपन में निधन हो गया था। हैरियट को 1822 में मॉन्टिसेलो छोड़ने की अनुमति दी गई थी, और जब वह गईं, तो थॉमस ने उन्हें $50 की बड़ी रकम भी दी थी। हालांकि वो कानूनी रूप से गुलाम थीं, जेफरसन ने कभी उन्हें वर्जीनिया में अपनी संपत्ति पर लाने की कोशिश नहीं की। ये साफ नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। 1822 के बाद उन्होंने कुछ सालों तक भाई बहनों को पत्र लिखे, फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड से लगभग गायब हो गईं। 1812 में 14 वर्षीय विलियम बेवरली हेमिंग्स को उनके चाचा और कुशल बढ़ई जॉन हेमिंग्स के पास प्रशिक्षु बनाकर भेजा गया। जेफरसन ने बेवरली को औपचारिक रूप से आजाद नहीं किया, लेकिन युवा होने पर मॉन्टिसेलो छोड़कर स्वतंत्र जीवन जीने दिया। कानूनी रूप से वह गुलाम था, पर व्यवहार में उसे बिना औपचारिक मुक्ति के स्वतंत्रता मिल गई थी। उन्होंने वयस्क जीवन में खुद को श्वेत व्यक्ति माना, जिससे पता चलता है कि सैली और थॉमस के बच्चों की त्वचा बहुत हल्की थी। थॉमस ने एस्टन और मेडिसन हेमिंग्स को अपनी वसीयत में औपचारिक रूप से आजाद किया। 1835 में अपनी मां की मृत्यु के बाद दोनों अपने परिवारों के साथ ओहायो चले गए, जो एक स्वतंत्र राज्य था, और 19वीं सदी के पहले हिस्से में वहां भारी बसावट हुई थी। बाद में 1850 के दशक की शुरुआत में एस्टन का परिवार दोबारा विस्कॉन्सिन गया। कुछ साल बाद 1856 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटों में से एक, जॉन, अमेरिकी गृहयुद्ध में एक प्रमुख यूनियन कमांडर थे। मेडिसन और उनका परिवार 1873 में उनकी मृत्यु तक ओहायो में ही रहते रहे। उसी साल उन्होंने ओहायो के एक अखबार में लेख छापा, जिसमें दावा किया गया कि वो और उनके भाई बहन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति के नाजायज बच्चे थे। 1998 के डीएनए परीक्षण ने सैली हेमिंग्स के वंशजों को जेफरसन परिवार से जोड़ने के मजबूत सबूत दिए, और अब ये वंशज पूरे अमेरिका में हैं। सैली हेमिंग्स की कहानी असाधारण इसलिए नहीं है क्योंकि ये हुई थी। कई करोड़ अमेरिकियों के पूर्वज किसी न किसी रूप में ऐसे संबंध में शामिल थे, जिसमें बागान मालिक और गुलाम शामिल थे। उसकी कहानी खास इसलिए है क्योंकि वो बच गई। पीढ़ियों तक इसे नकारने, खारिज करने या छुपाने के प्रयास किए गए। हालांकि अंत में सच को दफनाना उसे जीने वाले लोगों को दफनाने से भी ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सैली हेमिंग्स पर यह वीडियो देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और रोचक लगा होगा। कमेंट्स में बताएं कि आप उनकी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे और वीडियो देखने हैं या नहीं। और अगर आप ऐसे और विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। मेरी तरफ से इतना ही। फॉरगॉटन लाइव्स के अगले भाग में मिलेंगे। धन्यवाद।